अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। 2023 में ओपन AI और चैट जीबीटी के CEO सैम ऑल्टमैन भारत के दौरे पर थे और उस दौरे पर उनसे सवाल हुआ कि क्या यह मुमकिन है कि 2-3 यंग इंजीनियर्स इकट्ठे होकर के और उनके पास $10 मिलियन हों और वो कोई AI का मॉडल जो है वो बना सके। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये नामुमकिनात में से है, क्योंकि इसके लिए आपको तो एक बहुत बड़ी टीम चाहिए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। और उन्होंने बड़े तकब्बुर भरे अंदाज में ये कहा कि जो चीन की मुख्तलिफ कंपनियां इस वक्त एक्सपेरिमेंट कर रही हैं उनको एक्सपेरिमेंट करने दें, लेकिन वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकती। ये वही साल था 2023 जब चीन में एक 38 साला इंजीनियर उन्होंने बुनियाद रखी एक स्टार्टअप की जिसका नाम रखा उन्होंने डीप सीक, और उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया AI मॉडल के ऊपर। और वो जो उनका AI मॉडल है हाल ही में वो मंजर आम पर आया है और उसने दुनिया में तहलका मचा दिया है। अमेरिका की जो टेक जायंट्स हैं उनके अगर आप शेयर्स की बात करें उनमें रिकॉर्ड गिरावट आई है। दूसरी तरफ इस हद तक अमेरिका अब परेशान है कि जो ट्रंप इंतजामिया है उन्होंने तो कहा है कि एक सदर ट्रंप ने कि एक वेकअप कॉल है, और साथ ही उनके जो मुतलका इदारे हैं वो ये भी तहकीकात कर रहे हैं कि क्या ये जो नया मॉडल है चीन का AI का ये उनकी सलामती के लिए खतरा तो नहीं है। तो शहबाज, इसमें जो इम्पोर्टेंट इसमें सबसे जो डेवलपमेंट हुई है कि इस कदर अमेरिका हिल करके रह गया है कि जो एनवीडिया है जो अमेरिकन जो हाई एंड चिप्स बनाती है AI मॉडल्स में इस्तेमाल होती हैं, एक दिन के अंदर उनके शेयर्स की कीमत $600 अरब तक गिरी है। मसलन ये इसका एक इम्पैक्ट है कि कैसे एक चीन की छोटी सी कंपनी ने, एक स्टार्टअप ने अमेरिका को हिला के रख दिया है। कामरान, जो भी आपने बात की इसको अगर समराइज किया जाए, एक कंपनी डीप सीक के नाम से जो दिसंबर 2023 में लॉन्च हुई, उसका पहला वर्जन आ गया और जो उसकी लॉन्च ओवरऑल जो कंपनी की कॉस्ट है, उसका जो कैपिटल है वो $60 लाख है। एक या $6 मिलियन की कंपनी ने अमेरिकन को वक्त में डाल दिया है और उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनियों की रेज हुई है। एनवीडिया का आपने जिक्र किया कि वो $3500 उसकी $3.5 ट्रिलियन की वो कंपनी, और अभी मैंने प्रोग्राम में आने से पहले चेक किया तो उसकी जो प्राइस थी वो $2.9 ट्रिलियन पे वो ट्रेड कर रही। जो कैपिटलाइजेशन उसकी मार्केट की 17% उसके शेयर प्राइस गिरी है सिर्फ एक दिन में। $6 मिलियन की कंपनी ने कैसे जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है उसको हिला के रख दिया। और इसका अगर ओवरऑल अगर इम्पैक्ट का, जैसे आपने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ये वेकअप कॉल है अमेरिकन के लिए, क्योंकि उनके ख्याल में जो टेक है, जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो दुनिया को लीड करेगी, लेकिन जो सोल्यूशन आ रहा है चीपर सोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि असल जो कैश है ना इसकी प्राइसिंग का है। जिस तरीके से आपने उसके एग्जाम्पल दी कि कहा यह जाता है कि बड़ी कंपनीज बड़े बजट्स के साथ ये काम कर सकती हैं। जो ओपन AI भी है, अभी बल्कि इसी हफ्ते उनकी बात चल रही है सॉफ्ट बैंक के साथ $25 अरब की मजीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके जो नेक्स्ट वर्जन लाना चाह रहे हैं उसके ऊपर। तो दुनिया बहुत तेजी से जो है वो चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम इस चीज को थोड़ा सा डोमेस्टिक कि पॉलिटिक्स जो हमारी चल रही, जो डोमेस्टिक इश्यूज है वहां से इसको लेके यहाँ पे अगर जूम इन करें तो आपको नजर आता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है इस वक्त दुनिया में। इसका नेबर $6 मिलियन की कंपनी, उसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी को हिला के रख दिया, सुपर पावर है। और यहाँ पे हमारे मसले चल रहे हैं कि हमने कौन सी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देनी है, हमने मीडिया का गला कैसे गौंटना है, किस तरीके से मैनिपुलेट करना है लॉज को। तो दुनिया किसी और तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, और पाकिस्तान जो है साउथ की तरफ जा रहा है। इस पर ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा। मेरी नजर से एक मीम गुजरी थी, एक गाड़ी में 3 साहब बैठे हैं और एक तरफ उस पर लिखा हुआ है कि चैट जीबीटी है, एक तरफ जो ये डीप सीक है, और दरमियान में एक कोई शख्स बैठा है जिस पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान। अब वो दोनों मसरूफ हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और बीच में जो पाकिस्तानी जिसको दिखाया गया है तो वो दोनों की तरफ देखकर बार बार बिला वजह हंस रहा है। तो हम मतलब हमारी इस वक्त यही पोजीशन है कि दुनिया क्या कर रही है और हम किस तरफ जा रहे हैं। खैर, क्योंकि आप ज़ाहिर जिक्र कर रहे थे कि पीका में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, बट ये जो कितनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, और सुपर पावर वो कैसे बने हैं उसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है, एक अगर आप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आपने देखी हो इनॉग्रेशन, तो उनके पीछे जो 4 लोग खड़े हुए थे उनकी जो नेट वर्थ थी वो $1 ट्रिलियन थी। और तमाम के पाकिस्तान की मैशत का साइज आपको पता है कि $365 बिलियन है या 375 कह लें।
और ये चारों कंपनीज कौन सी थी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड? टेक्नोलॉजी से, और ये सिर्फ एक झलक थी, अमेरिका कैसे क्या वो देखना उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि अमेरिका की मोनोपोली है। टेक्नोलॉजी की बात करें, जितना आपको डिजिटल मीडिया नजर आता है, ये जो भी टेक्नोलॉजी है, और इसी तरीके से अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी इजारादारी कायम कर रखी है। चीन के बारे में ये कहा जाता था कि दे आर बेस्ट एट कॉपीइंग सर्टन थिंग्स, कि वो कॉपी तो अच्छी कर लेते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और इंटरेस्टिंगली ये जो डीप सीक के जो को फाउंडर हैं, हाँ। इन्होंने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और इस बारे में बात की थी कि अगर तो हम अमेरिका को फॉलो करेंगे और उनकी कॉपी करेंगे, फिर तो हम उनको कभी कंपीट नहीं कर सकते। हमें क्या करने की जरूरत है कि एक ओरिजिनल प्रोडक्ट लॉन्च करने की जरूरत है। और अगर ये जो मोनोपोली है, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसलिए आपको दे रहा हूं कि वॉशिंगटन से निकलकर बीजिंग या बाकी जगहों पे चली जाती है, तो फिर अमेरिका जिस तरीके से दुनिया को कंट्रोल करता है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ टेक जायंट्स की लड़ाई नहीं है, बल्कि दुनिया में आप कह सकते हैं कि दुनिया को कंट्रोल करने की भी लड़ाई है। इसीलिए वहां पर थरथली मची हुई है। कामरान, पिछले अब शायद ऐसा ना हो कि ये भी कॉपी ही हो। अगर आपकी नज़र से 2-3 आर्टिकल्स गुजरे हों, जिसमें एक फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल है जो ओपन एआई कंपनी है, जो चैट जीपीटी के पीछे जो उसकी मेजर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उसका बैकर है। ओपन एआई ने ये क्लेम किया है कि इट हैज फाउंड एविडेंस दैट चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप डीप सीक यूज द यूएस कंपनीज प्रोप्राइटरी मॉडल्स। तो वो जो कॉपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, डिस्टिलेशन गालिबन उसको बोलते हैं, जिसमें जो ओपन सोर्स जो स्मॉल उनके जो होते हैं सिस्टम्स, वो ओपन सोर्स जो लार्ज जो मॉडल्स होते हैं उसको यूज करते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है यहाँ पे, चूंकि हमें इन चीजों की टेक्निकलिटी का ज्यादा पता नहीं, तो बहुत हम डेप्थ में जाके बात नहीं कर सकते। अपेरेंटली इसका फर्क ये होता है कि जो इस तरह के ओपन सोर्स अवेलेबल होते हैं वो उसमें वो इंफॉर्मेशन के लिए और उसके हेल्प के लिए तो हो सकते हैं। इन्होंने उसको इस्तेमाल करके अपना एक सिस्टम बिल्ड किया है। तो इसके ऊपर ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का है, ये एक जो डिस्प्यूट है बिटवीन चाइना एंड द यूएस, ये अराइज हो सकता है। एक बात सुने ना कि एक दुनिया के बेताज बादशाह अमेरिका, और अगर उसको कोई अनसीट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका ख्याल है कि वो इतनी आसानी से मान लेंगे? अब अपनी वो नाकामी को छुपाने के लिए देखें ना, अब तो वो ये भी कहेंगे, क्योंकि ये जो उनको बड़ा एक तकब्बुर था कि नहीं, ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम नहीं है। खुद ट्रंप ने ये अनाउंस किया था कि वो एआई के शोबे में $500 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे या इसमें पंप इन करेंगे। इतनी बड़ी बात हो रही है, और एक छोटी रकम के साथ जब उन्होंने एक एआई मॉडल, और जो सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये भी बात ना भूलें कि ये पहला मौका नहीं है कि चीन ने इस तरह का कोई एआई मॉडल तैयार किया। इससे पहले जो 2 इस तरह के एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, उस पर जो खुद चीन के नेशनल थे, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था कि यार ये इन्होंने क्या चीज बनाई है। अब जब पूरी दुनिया में ये तहलका मचा है, क्योंकि खुद अमेरिकन और वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी इनके पास है, और कई मामलात के अंदर मैंने कुछ लोगों से पूछा भी कि उन्होंने जो इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा है कि जो डीप सीक का जो एआई मॉडल है, चैट जीपीटी के मुकाबले में कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर है। ज्यादा उसके जो, अगर आप किसी ने मुझे कहा कि जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से आपको सॉल्व करके, मतलब एक छोटी सी R1 मॉडल जो इन्होंने लॉन्च किया, जो अभी इनका जो वर्जन आया ना, जिसकी वजह से सारा ये तहलका मचा है, वो R1 मॉडल है। R1 मॉडल। तो अब मुझे R1 और 01 का इतना फर्क नहीं पता, हमें एक्सपर्ट्स थोड़ी देर में ज्वाइन करें, उनसे पूछेंगे कि 01 बेसिक होता है, R1 में जो रीजनिंग मॉडल है उसका क्या फर्क होता है। लेकिन अगर मुझे कामरान याद पड़ता है कि 2017 में जब मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गया, तो वहां पे एक बुक लॉन्च की थी जो वेफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो बानी थे, उन्होंने उस बुक के अंदर ना 10 से 11 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज थी, जिसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी और बहुत सारी टेक्नोलॉजी। मैंने वो बुक रीड करना शुरू में, पूरा उसको फिनिश नहीं कर सका, उस वक्त हमें समझ नहीं आ रही थी। मतलब वेफ के बारे में ये कहा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, कि दुनिया कहाँ कैसे बिहेव करेगी, उसका आगे उसका फ्यूचर पाथ क्या होगा। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये 3000 जो बंदे इकट्ठे होते हैं, जिसमें मेनली तो 1000 बंदा होता है दुनिया का जो लीडिंग होता है, बाकी हम जैसे जर्नलिस्ट वहां पे गए होते हैं। तो वहां पे ये पहले दफा इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। बाद जब उसको पढ़ा तो उससे समझ आई कि क्या चीज है, बट उस वक्त ये लग रहा था कोई ख्वाब है। आज असल जो गेम है उस चिप के अंदर है, वो जो चिप्स बन रही है वो किस फास्ट पेस के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस कर रही है। जैसे आपका जो चैट बोट है वो क्या है, वो बेसिकली आपसे बातचीत कर रहा है। तो फंडामेंटल हम एक सवाल डालते हैं, वो उसको इंगेज करता है, उसको आपको जवाब देता है। गूगल
इज नॉट द स्टोरी ऑफ द पास्ट, जब आप उस गूगल इंजन के ऊपर आपके जाके सर्च कर रहे होते थे। सेम इज फॉर द जनरेटिव जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि जहां पे वो पिछले ही टेक्स्ट को, पहले तो सिर्फ टेक्स्ट की बात होती थी, अब ग्राफिक्स की भी बात हो रही है, वो पिक्चर्स को, ग्राफिक्स को ट्रांसलेट करके इमीडिएटली आपको नए सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा होता है। बट इसमें एक जो कैच है, मैं एज अ लेमैन बात कर रहा हूं अगेन, कि ये अभी भी पास्ट की बात हो रही है, ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही। ये भी हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ये जो एक कंसर्न है कि कितनी तेजी से बहुत सारे जो प्रोफेशंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसमें कुछ ऐसे प्रोफेशन हो सकते हैं जो जिनका काम इंसाइक्लोपीडिया रिलेटेड हो। अगर मतलब आपने कोई ईमेल करनी है तो आप उसको एक हिंट्स देते हैं, वो आपको चैट जीपीटी जो है फौरन आपको, अब डीप सीक की वो चीज़ आ रही है तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ें बता रही है। तो लोग अब इसी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। कुछ नौकरियां तो खतरे में पड़ेंगी, बट जर्नलिज्म के अगर ऊपर बात करें ना, लाइटर नोट, अगर तो प्रेसली छापनी है तो वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छाप देगा। हम शायद फिर भी थोड़ा बहुत रेलेवेंट रहने की कोशिश करें। आपने वो बताना है जो अभी गूगल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल इंटेलिजेंस जो भी कर ले, जो एक ओरिजिनल, जो फ्यूचर की भी आपने बात की, एक ओरिजिनल कंटेंट और जो एक इंसान के इमोशंस हैं वो तो उसके अंदर वो नहीं आ सकते। और ये जब मेरे ख्याल में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया था, ये उस वक्त भी कहा जाता था कि ज़ाहिर है कि उस वक्त जब मशीनें इतनी नहीं थी, मजदूर काम करते थे कि जी सारे बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन आई थिंक कि वक्त के साथ फिर जो रिक्वायरमेंट होती है आप उसके मुताबिक अपने आप को ढाल भी लेते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि अमेरिका तो इसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक आपने जिक्र किया ओपन एआई का, वो ऑलरेडी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शायद उन्होंने उनका डाटा या उनके जो मॉडल्स हैं वो चुरा के ये बनाया है। एक और आर्टिकल मैं पढ़ रहा था अमेरिकन मीडिया में, और वो ये कह रहे थे कि ये जो उनका ये मॉडल है, ये इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी खतरा है, क्योंकि जो डीप सीक का एआई मॉडल है उससे अगर आप कुछ सवाल करें चीन के बारे में, तियानमेन स्क्वायर के बारे में, हांगकांग के बारे में, ताइवान के बारे में, या तो वो जवाब देता नहीं है या फिर उसका जो नैरेटिव है वो वही है जो चीन की हुकूमत का। और वो ये कहते हैं कि ये तो दुनिया के लिए और प्रेस के लिए एक थ्रेट है, और ये जो ग्लोबल नैरेटिव है इस तरीके से अगर इतना सस्ता और फ्री ऑफ कॉस्ट वो बेच रहे हैं तो चीन उसको कंट्रोल करेगा। अब अमेरिका से और मगरब से पूछे, क्योंकि इतने अरसे तक तो वो अपना नैरेटिव बेचते आ रहे हैं ना, जो कुछ गाजा में हुआ है या अभी भी हो रहा है वो अपना नैरेटिव बेचते हैं ना, काउंटर नैरेटिव तो है ही नहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का या साउथ का, जो ग्लोबल साउथ जिसको कहते हैं। तो अब उनको ये भी थ्रेटन है कि ये जो काउंटर नैरेटिव आएगा तो लोग देखेंगे अच्छा ये भी एक तस्वीर का रुख है, तो अब उसको इस तरीके से अंडरमाइन करने की भी ये कोशिश कर रहे हैं। उसमें दो तीन चीजें, एक तो बल्कि ये मेरा ख्याल बीबीसी वर्ल्ड ने इसके ऊपर एक डिटेल आर्टिकल किया जिसकी तरफ आप रेफर कर रहे हैं, कि जब डीप सीक से ये क्वेश्चन किया गया कि जो उनका वहां पे 1989 में गालबन ये वाकया हुआ था, उसके ऊपर आपका उसकी डिटेल्स, तो उन्होंने उसका पॉलिटिकल आगे से आंसर इस किस्म का है कि पॉलिटिकल सेंसिटिव चीजों के ऊपर जो है वो कमेंट नहीं वो कर रहे। तो उसकी चूंकि ये फीडेड इंफॉर्मेशन अगेन, तो फीडेड इंफॉर्मेशन में उन्होंने जो उनकी जो सेंसिटिव उनके जो पॉइंट्स थे चाइना के, उन्होंने उसको एड्रेस किया। अब चैट जीपीटी है अगर आप, या वेस्ट का है, अगर आप उनसे जो पॉलिटिकली सेंसिटिव सवाल हैं, वो हॉलोकॉस्ट हो या कुछ ऐसे मामलात हैं, अगर आप उनसे पूछ करके देखें तो डू यू थिंक कि वो कोई वो इम्पार्शियल वो जवाब देंगे? कुछ कंप्यूटर में जो फीड किया गया जो डाटा, बट एक चीज है, आप बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है ना। जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं ग्लोबल मीडिया के, जिसमें आपका फाइनेंशियल टाइम्स है, आपका वॉशिंगटन पोस्ट है, आपका न्यूयॉर्क टाइम्स इंटरनेशनल है, इनका जब गाजा के ऊपर जो स्टोरीज आती थी पैलेस्टाइन के ऊपर, तो इनका जो कमेंट सेक्शन था वो बंद होता था, मतलब आप उस पर जाके कमेंट भी नहीं कर सकते। तो ये खैर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये इतना नहीं है जितना दुनिया में क्लेम किया जाता है। पाकिस्तान की जो सूरत है वो बहुत ही अबतर होती जा रही है। अब फेक न्यूज़ के नाम पे जो कुछ पाकिस्तानी मीडिया के साथ होने जा रहा है, इसके बारे में जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं वो भी आपके सामने है। पर अभी तक हम अपना जो फोकस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही रखेंगे। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमें हारून बलोच साहब ज्वाइन करेंगे। उनसे डिजिटल मीडिया के जो ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट्स हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो डीप सीक वाला ये वाकया हुआ है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया है, उनके व्यूज इसके ऊपर लेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो चीन की एक कंपनी डीप सीक, उनकी तरफ से जो एआई मॉडल मंजर आम पर आया है, उसने दुनिया को, अमेरिका को हिला के रख दिया है। और इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारून बलोच साहब। ये डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और जर्नलिस्ट भी हैं और इस शोबे को बड़ा क्लोजली देखते हैं। तो बहुत शुक्रिया हारून साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये आप बताएंगे ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, डू यू थिंक? क्योंकि अगर आप 2-3 साल पहले ये जो टेक जायंट्स हैं, सैम ऑल्टमैन हो, बाकी लोग हों,
ये तो बिल्कुल राइट ऑफ कर रहे थे कि चीन बिल्कुल भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता एआई के फील्ड में, और अब अचानक से ये जो डीप सीक की प्रोडक्ट सामने आई है उसके बाद तो सिलिकॉन वैली और जो टेक जायंट्स हैं उनके और वॉल स्ट्रीट वो तो बिल्कुल बैठ गई है। तो कितनी अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है ये। डेवलपमेंट नो डाउट बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल बेखबर थे, यूएस को पता नहीं था, बल्कि दुनिया के अंदर यूएस को भी पता है, वेस्ट सारे को पता है कि अगर उनको कोई टक्कर दे सकता वो चाइना है। और इसलिए अगर आप थोड़ा माजी में जाएँ ना तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली चाइनीज़ कंपनी जैसे हुआवे हो गई, ZTE होगी, इनके अपने मॉडल्स हैं जो उन्होंने डेवलप किए हैं, लेकिन उन्होंने चूँकि चाइना की अपनी मार्केट इतनी ओपन नहीं है, वो किसी और बैरूनी कंपनी को अपने मुल्क में आकर काम करने की आज़ादाना इजाज़त नहीं देते। उनकी जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, बहुत रिप्रेसिव है। जिस तरीके से उनका जो ओवरऑल अगर हम देखें इन्वायरमेंट वहाँ पर वो बिज़नेस फ्रेंडली नहीं है, इसलिए वहाँ से उन्होंने गूगल को भी निकाल दिया, फेसबुक भी नहीं चलता वहाँ पर। उन्होंने अपना एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है जिसके अंदर वीचैट है, सारी कम्युनिकेशन वीचैट के ज़रिए होती है और वो ओपन है, इनक्रिप्टेड नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन करे स्टेट उसको देख सकती है। तो इस किस्म का एनवायरनमेंट है। फिर जब बिजनेस फ्रेंडली नहीं होता तो फिर जो दूसरी कंट्रीज जो बिग टेक जिसे हम कहते हैं, जिनके आपने नाम लिए हैं, ओपन एआई हो गए, एनवीडिया हो गया और दीगर कंपनीज जिन्होंने सेमीकंडक्टर को डेवलप किया है। सेमीकंडक्टर इस वक्त दुनिया की गेम है। आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर जो है उसके पीछे चाइना वो खुद से डेवलप तो नहीं कर सका, लेकिन उसके पीछे है कि यार उसको वो टेक्नोलॉजी मिल जाए, क्योंकि वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, उसकी फर्दर जो उसकी डेवलपमेंट, उसकी वो जो डेवलपमेंट के साथ साथ उसके अंदर जो चीज़ जिद्दत लेके वो आ रहे हैं ना, उससे जो फ्यूचर की मजीद टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होनी है। तो सेमीकंडक्टर के पीछे वो लगे। जब दुनिया देखती है ना कि यार चाइना खुद से इतना कंपेटिटिव नहीं है, अपने अंदर किसी और मार्केट को आने नहीं देता, एग्जिस्ट नहीं करने देता, तो हम क्यों फिर अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करें। तो चाइना की कोशिश ये है कि वो ये जो टेक्नोलॉजी उसको लेके रिवर्स इंजीनियर करे। उसने आज तक आपको पता है चाइना की डेवलपमेंट रिवर्स इंजीनियरिंग पे ही चली है, तो वो इस टेक्नोलॉजी को भी रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहता है ताकि वो इससे फ़ायदा उठाए। और उन्होंने अभी जो अब देख रहे हैं कंट्रोवर्सी बनी हुई है, उसके पीछे हमें यही नज़र आ रहा है कि इन्होंने जो यूएस का ट्रेड कंट्रोल एग्रीमेंट था उसको बाईपास करके, और ख़ुसूसन एनवीडिया का जो ये मॉडल है H100 जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, जिसकी आप कहेंगे सेकंड्स के अंदर वो बिग डाटा को स्कैन करके और फिर वो सिर्फ यही नहीं कि आपकी क्वेरीज को आंसर करता है। फिर दूसरी बात है कि एआई का जो ओपन एआई का जो मॉडल है ना, वो बहुत आप उसे कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आपको पता है हारून साहब, बिफोर यू मूव ऑन, अगर हम हमारे नाज़रीन के लिए बहुत सादा अल्फाज में बता सकें व्हाट इज एआई, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि पाकिस्तान में हम बहुत ही बेसिक चीज़ों में अभी तक फंसे हुए हैं। कौन सा कानून होना चाहिए, किसको बात करने की इजाजत देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। अच्छा, ये भी बेसिक चीज़ें नहीं, मतलब आर्टिफिशियल इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या इन सिंपल वर्ड्स फॉर द पीपल? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली अगर मैं बताऊं कि एक डाटा है दुनिया के अंदर बहुत, जिसे हम बिग डाटा कहते हैं, जो कि बिग टेक के पास मौजूद है, जो आपका डाटा है, मेरा डाटा है, एक इंटरनेट यूज़ करने वाला का डाटा है, वो उन्होंने अपने सर्वर्स पे एक इकट्ठा करके रखा हुआ। अब उसके अंदर हर बंदे का पैटर्न है, हर सिर्फ बंदे नहीं बल्कि मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं वो आप उसके पैटर्न्स को रीड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो इतना पावरफुल वो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर भी है कि वो उसको आप क्वेरी दें तो वो उसको सारी इंफॉर्मेशन बिग डाटा को प्रोसेस करने के लिए चिप्स का इस्तेमाल होता है, सेमीकंडक्टर्स को कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, उसको प्रोसेस करता है। ये हार्डवेयर साइड पे है, ये हार्डवेयर साइड के ऊपर, लेकिन फिर इसका एक सॉफ्टवेयर साइड भी है जिसे हम ओपन एआई कहते हैं, जो ओपन एआई जो यूएस ने डेवलप किया है, आपको पता है। तो ये इसको हम कहते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है ना। तो इसके ऊपर इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। ये लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक साइड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एडवांस्ड है, इसकी सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और बहुत सी इकसाम है। ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम किया जा रहा है। मैं कह रहा था फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी होगी उसमें इंसान चाह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इतना डेवलप कर लें कि वो हमारे भी यहाँ पे फैसले करें।
अभी तो हम उसको एक क्वेरी देते हैं ना, एक प्रॉम्प्ट देते हैं तो क्योंकि हमें आपकी respond वो करता है। हैबिट्स को, शॉपिंग हैबिट्स को, हर Exactly. चीज को वो मॉनिटर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। Exactly. उसके बाद एक रिप्लाई। दो जो बेसिक इसके मॉडल्स हैं, एक आपका 01 और एक R1, अगर इसको आप एक्सप्लेन कर सकते NVIDIA के ही हैं। NVIDIA के दोनों मॉडल्स हैं, और इसको अगर आप ले आए, इन्होंने जो डीप सीक है, क्या इन R1 तो इसने भी लॉन्च किया ना, इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया है डीप सीक का, एम आई राइट? नहीं, R1 टेक्नोलॉजी जो है वो इनकी टेक्नोलॉजी है ओपन एआई की? नहीं, ये NVIDIA का हार्डवेयर है, ठीक है। इसका सेमीकंडक्टर है और बहुत एडवांस्ड है। उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब H100 से भी आगे वो उन्होंने इसको फर्दर डेवलप किया है। विच इज अ रीजनिंग मॉडल। हाँ, अब उसके ऊपर R1 के ऊपर उन्होंने H200 डेवलप किया है। टोटल रिस्ट्रिक्टेड है, खुसूसन चाइना के लिए बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, हांगकांग के लिए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपने हमारी टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना तो हमें आप ओपन मार्केट भी दें, ताकि फिर हम आपके साथ कंपेटिटिव और डीप सीक का क्या मॉडल है? डीप सीक ने इनकी टेक्नोलॉजी को किसी तरीके से वो कहते हैं चोरी किया है। अब फर्दर आई डोंट नो जो कि आर्टिकल्स आ रहे हैं, नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन थी कि चाइना को ये टेक्नोलॉजी नहीं भेज, उन्होंने अपनी कंपनीज को मना किया हुआ था। लेकिन अरुण साहब, ये डिबेट आपने पहले भी जिक्र किया कि चीन की एग्जांपल दी कि चीन अनलाइक अमेरिका एक डिफरेंट सोसाइटी, एक क्लोज सोसाइटी है। लेकिन चीन के लोगों से अगर आप बात करें, उनका ये है कि क्योंकि अमेरिका अपने आप को मार्केट करता है ना कि उनका जो निज़ाम है या वो दुनिया को लीड करते हैं, दैट इज़ बेस्ट, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। चीन कहता है कि हर मुल्क को ये इख्तियार है कि वो अपनी जो भी उसकी कल्चरल नॉर्म्स हैं या अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक ग्रो करें। और चीन ने अपने ही जो उनका सिस्टम है, भले हम उन्हें कहें कि वो रिप्रेसिव है, प्रूव किया है मिरेकल। 30 साल तक उन्होंने अराउंड 10% ग्रो किया और उसके बावजूद वो जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, तो उस पर तो वो और दूसरा जो सबसे बड़ा उनका कंसर्न रहा है कि आपको तो पता है कि अमेरिका क्यों सुपर पावर है, क्योंकि उनके पास मोनोपोली है टेक्नोलॉजी, वो किसी और को देना नहीं चाहेगा। वो तमाम डाटा वॉशिंगटन से होके आता है। चीन ये समझता है कि ये उनके लिए भी नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट है, और वो क्यों चाहें कि उनका जो डाटा है वो वॉशिंगटन से होकर आए, हम क्यों ना उसके मुकाबले में एक पैरेलल सिस्टम खड़ा है। एक उनकी ये इसके अंदर डिबेट है। डू यू थिंक जो अमेरिका की तरफ से अब जो कंसर्न्स आ रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं, टिकटॉक उनसे वो हजम नहीं हो रही, हुआवे पे भी उन्होंने बैन लगाया, कि दे आर रियली फीलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि अमेरिका को इरिस्पेक्टिव के चीन का क्या निज़ाम है, वो थ्रेट फील कर रहे हैं कि उनकी जो इजारादारी है, जो मोनोपोली है, वो चैलेंज हो रही है, और चाइना जो है वो चैलेंज कर रहा है उनको। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल। उसमें इंटरनेट का जो मॉडल है ना, वो डिसेंट्रलाइज मॉडल है। जब इंटरनेट बना था ना, वो ये था कि इसके ऊपर किसी की इजारादारी नहीं होगी। लेकिन चूंकि अगेन अमेरिका की टेक्नोलॉजी है तो पूरी दुनिया से मुस्तफ़ीद हो रही है, लेकिन वो इजारादारी एक हद तक रही, किसी हद तक उनका जो कॉमर्स डिपार्टमेंट था उन्होंने इसके ऊपर इजारादारी रखी, लेकिन उसके बाद तो डिवॉल्व हो गया था। अब तो जो उसके नॉर्म्स हैं, उसको टेक्नोलॉजी के नॉर्म्स हैं, डाटा के हवाले से जो नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो अब इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बनाती हैं। बहुत सारी बॉडीज़ यून के अंडर, जैसे ICANN हो गई, ठीक है, इस तरह की बॉडीज़ हैं, ISO हो गई, उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो सेट करते हैं स्टैंडर्ड। और दूसरी बात है कि डाटा के हवाले से ज़रूरी नहीं है कि वो उनके जो डाटा सेंटर्स हैं वो अमेरिका में लगे हुए, नहीं, वो डिसेंट्रलाइज हैं, वो दुनिया के बहुत सारी जगहों पर लगे हुए हैं। जबकि चाइना का जो मॉडल ना, उसको हम कहते हैं इंटरनेट डिफ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। वो जो इंटरनेट डिफ्रेगमेंटेशन है ना, उसमें उन्होंने अपना इंटरनेट बना लिया, और यही मॉडल पाकिस्तान में भी है। जो अभी रिसेंटली पैका की जो हुई है कानून साजी, या फिर उससे पहले अभी आपको कुछ दिनों में आपको एक और चीज़ भी सुनने में मिलेगी कि वो डाटा प्रोटेक्शन लॉ भी पाकिस्तान लेके आ रहा है। तो जो उसके अंदर प्रोविजंस डाली जा रही है ना, वो सारी इंटरनेट डिफ्रेगमेंटेशन, और उससे क्या करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट्स, अथॉरिटेरियनिज्म डाटा के ऊपर, आपके जो इंटरनेट है उसके ऊपर अथॉरिटेरियन। तो इंटरनेट के अथॉरिटेरियनिज्म हमें चाइना के अंदर बहुत अच्छा मॉडल मिलता है, रशिया के अंदर मिलता है, ठीक है, और पाकिस्तान वही करने जा रहा है। आपने जब वो लगाई फायरवॉल लगाई, वो क्या करने के लिए लगाई, ताकि आप अपने इंटरनेट की ट्रैफिक को देख सकें। इसमें हारून साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन है ऑन दिस टॉपिक। अब इस सारी डेवलपमेंट के बाद आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, लैंडस्केप क्या है जो वेस्टर्न टेक जाइंट्स थे उनका आफ्टर दिस डीप सीक जो है डेवलपमेंट हुई? देखिए, टेक्नोलॉजी तो है, टेक्नोलॉजी डीप सीक, उससे सारे मुस्तफीद होंगे। ये जो भूचाल से मचा हुआ है ना अमेरिका की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, या मैनहट्टन के अंदर जो कुछ हो रहा है, वॉल स्ट्रीट के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो वक्ती है, ये होता है, ये पीरियोडिक है। आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के बंदे से जो वहाँ पे काम करता है, इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर से पूछें, कहते हैं कि हम तो, ये तो हमारी रूटीन की एक्टिविटी है। अगर ये किसी एक कंपनी के कुछ कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने की वजह से अगर
वो इतनी डाउन हुई है मार्केट, लेकिन हम इसको नहीं कंसिडर कर रहे। हम तो 3 महीने 4 महीने के बाद की चीज़ कंसिडर कर रहे हैं। 3-4 दिन बाद भी वो जो है अभी भी जो उसके जो शेयर प्राइस है एनवीडिया के, वो नेगेटिव में है, उसकी प्राइस जा रही है। उसकी बेसिक वजह अब पता नहीं हमारे पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज कैसे, आप तो फाइनेंस करते हैं गवर, कैसे काम करती है, सब स्पेकुलेशन पे चलता है। वहाँ पे भी स्पेकुलेशन है कि जो चाइनीज डीप सीक है उन्होंने जो एक थ्रेट है ना कि $6 मिलियन की कंपनी जो है वो $3.5 ट्रिलियन की एक जो बड़ी कंपनी उसको चैलेंज कर रही है, तो थ्रेट परसेप्शन तो वहां पे बन गया ना, मोर देन स्पेकुलेशन। अगर स्पेकुलेशन होती तो ये अच्छी बात है। देखिए ये अच्छी बात है जो डीप सीक आया ना, उस पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छी बात इसलिए है कि कंपेटिटर आ गया ना, आपने मोनोपोली की बात की, तो हमें तो ऐसी मार्केट हमारे से मुल्क को बेनिफिशियरी ना, चाइना कुछ करे अमेरिका करे, हम बेनिफिशियरी हैं। हमने खुद तो कुछ करना हमें कुछ नहीं करना। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें तो अच्छा है कि यूएस और जो चाइना की लैंडस्केप है वो अब चेंज हो रही है, क्योंकि इसमें अगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी एक नई एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, तो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक ओवरऑल व्यू है और उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, तो आप समझते हैं कि आप इनका जो यूर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आप समझते हैं कि ये जो ट्रेड वॉर है बिटवीन चाइना एंड यूएस, आफ्टर दिस डेवलपमेंट इट विल एस्केलेट? डेफिनेटली एस्केलेट करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अगर इस वक्त दुनिया के अंदर कोई बड़ी ट्रेड हो रही है ना, वो टेक्नोलॉजी के अंदर हो रही है, टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर। सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है इस वक्त। तो अब अगर यूएस थ्रेटन फील अभी से करना शुरू कर दी, तो डॉज डिपार्टमेंट है वो जिस किस्म के फैसले, और फिर जो उससे पहले 2020 के अंदर 2022 के अंदर उन्होंने जो अपने ट्रेड कंट्रोल एग्रीमेंट्स लेके आया, रिस्ट्रिक्ट किया, ये इसीलिए किया कि वो अपने कंपेटिटर को आगे नहीं लाना चाहता, वो उसको मौका नहीं देना चाहता कि वो इसका इस बड़ी मार्केट के अंदर अपना शेयर ले, और चाइना डेफिनेटली वो अपना शेयर लेगा। बहुत शुक्रिया हारून बलोच साहब, आपने वैल्यूएबल इनपुट दिया। नाजरीन यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कैसे एक तरफ हुकूमत जो है वो सैलरीड क्लास के ऊपर मुसलसल टैक्सों का बोझ तो डाल रही है, लेकिन अदरवाइज जो हमारे सो कॉल्ड मोअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट हैं उनके ऊपर कैसे खुलकर खर्चा करती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये तो आप जानते हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है उन पर टैक्सों की भरमार है, लेकिन दूसरी तरफ बावजूद इसके कि हम इस वक्त IMF के प्रोग्राम में हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अपने अखराजात पर उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर रही। और शहबाज, इसमें एक जो हमेशा से मुतनाज़ा स्कीम रही है, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको जो तरक्याती प्रोग्रामों के नाम पर फंड्स दिए जाते हैं, उसके बारे में पहले भी कहा जाता है कि ये इन अदर वर्ड्स एक तरह का इंसेंटिव कह लें या एक करप्शन ही है कि गवर्नमेंट जब अपने इवन के जो अरकान होते हैं उनको राजी रखने के लिए, फिर ये तो इत्तेहादी गवर्नमेंट है तो उनके लिए फिर अरबों रुपए की इस तरह की स्कीमें डोल आउट करती है ताकि उनको इस्तेमाल करके अपना जो वोट बैंक है उसको वो पक्का करें। तो इस हवाले से अगेन बावजूद इसके कि हमें अपने अखराजात कट करने चाहिए, यहाँ पर सैलरीड क्लास के ऊपर तो टैक्स लग रहा है, जहां तक हमारा नेशनल एक्सचेकर है या खजाने के मुंह है वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए खुले हैं। कामरान, एक तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी मैं आपके लिए लेके आऊँ वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की तरफ से। उन्होंने इस हफ्ते कहा है कि अभी फ़िलहाल हम जो टैक्स के रेट्स हैं वो सैलरीड क्लास के लिए कम नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो टैक्स का जो गोशवारा है उसको जमा करवाना का प्रोसेस उसको हम आसान कर रहे हैं। उन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी में कहा कि अभी जब आप अपना गोशवारा जमा करवाते हैं कुछ 672 उसके अंदर कॉलम्स हैं, तो टैक्स जो हमारे खासतौर पर जो सैलरीड क्लास है उनके लिए एक नया एक गोशवारा बन रहा है जिसमें सिर्फ 18 कॉलम्स होंगे। तो उन 18 कॉलम्स में रहते हुए आपने बताना है कि आपने कितना कमाया और उसमें से आपको 40% के करीब आप उनको टैक्स देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत आपके लिए सोच नहीं रही, वो सोच रही है। वो पुल वाली मिसाल तो आपको याद है ना कि वो किसी राजा ने वो पुल के ऊपर बंदा वो खड़ा कर दिया था कि जो यहाँ से गुजरेगा उसको जूते पड़ेंगे, तो लोगों ने फिर कहा कि जी सरकार टाइम बहुत लग जाता है जूते मारने में, एक और बंदा खड़ा कर दे जल्दी जल्दी जूते मारे। जूते मारने वाले बंदे वो ज्यादा कर दे, ज्यादा कर दे। हम आपके लिए सहूलत पैदा कर रहे हैं कि आप टैक्स के गोशवारे कैसे जमा करवाएंगे। तो उन्होंने आपके लिए अब ये कर दिया है कि अभी हुआ नहीं उनका जी, जब आप अगला गोशवारा जमा करवाएंगे तो 672 की जगह पे कोई 18 कॉलम्स का आपको गोशवारा मिलेगा। तो कांग्रेचुलेशन, पहली आपको कामयाबी हो गई है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है। कामरान, ये एक इशू जो है ना, ये वफाकी हुकूमत की जो तरजीहात है उसको बताता है।
पार्लियामेंटेरियंस के लिए जब ये बात, ये जो सैलरीड क्लास की ना, ये शुरू यहीं से हुई थी। और पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने यही उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर को कहा था कि आपने तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो इजाफी बोझ डाला है वो आप ना डालते, अगर या तो पार्लियामेंटेरियन स्कीम का जो आपने 50 अरब रुपया रखा वो ना रखते, या जो अपने बच्चों उसका जो है उसको पूरा करने के लिए आपने जो सैलरीड क्लास के ऊपर अपने बर्डन डाला। पर उनको वो एक डिफरेंट उन्होंने को लिया। हुकूमत ने शुरू में तो इस खर्चे के ऊपर कंट्रोल किया, जैसे कि आपने बोला कि ये इत्तेहादी जमातों की हुकूमत, डेवलपमेंट इसमें ये हुई है इसी महीने में कि दिसंबर तक तो इनका जो 50 अरब रुपए का बजट था उसमें इन्होंने 17.5 अरब रुपए की अथॉराइजेशन दी थी कि आप इतना खर्चा कर सकते हो। फिर इत्तेहादी जमातों की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव आया तो 13 जनवरी को इन्होंने इसको मजीद 12.5 अरब रुपया दे दिया। और वो फिर भी जो इसकी बजट की रिलीजेस की स्ट्रेटजी है वजारत खजाना की, उसकी जो सीलिंग है उसके अंदर आ रहा था। बात वहां पर खत्म नहीं हुई। 17 जनवरी को इन्होंने तकरीबन 18.5 अरब रुपया उनको और जारी कर दिया। अब कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि पार्लियामेंटेरियंस का क्या ये हक नहीं है कि वो अपने हलकों में स्कीमें जो है वो लॉन्च करें, लोगों की सहूलतों के लिए ये काम करें, बट इसमें जो असल चीज़ है वो प्रोसेस के ऊपर है। ये जो अभी तक उनको तीनों जो ट्रांजैक्शन हुई हैं उसके बाद जो टोटल रफली कोई उनको 40 अरब रुपया दिया जा चुका है अभी तक, बल्कि सॉरी 48 अरब कामरान 48.3 अरब रुपया हुकूमत ने जारी कर दिया है। ये जो 48.3 अरब है ये वन लाइनर बजट दिया गया है, इसका आगे ब्रेकअप कोई नहीं है। जो प्लानिंग मिनिस्ट्री ने दिया है उसको कैबिनेट डिवीजन को जो आगे खर्चा करेगी, और फिर आगे जो कैबिनेट डिवीजन का अप्रूवल का प्रोसेस है वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। अनलाइक कि कोई प्रोजेक्ट आता है, फेडरल गवर्नमेंट उसको फंड करती है, वो सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में आता है, बड़ा मनसूबा है तो CDWP उसको रिकमेंड करती है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में। यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया। ये नॉन ट्रांसपेरेंट स्पेंडिंग है और उसमें जो वेस्टेज है उसके जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। लेकिन किसको परवाह है, क्योंकि इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत चलानी है और जो बोझ सिर्फ तनख्वाहदार तबका उठा सकता है क्योंकि उनकी आवाज नहीं है इसके ऊपर। तो हालांकि ये जो स्कीम्स वगैरह होती हैं इसके बारे में पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती रही और कहा गया कि ये काम बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनका काम तो कानून साजी करना है, ये काम है सूबाई हुकूमतों का, सूबाई हुकूमतों का भी नहीं बल्कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं। और बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट का वो जो आर्टिकल है ना कि लोकल गवर्नमेंट्स को नाजरीन एम्पावर्ड करता है, उस आर्टिकल के ऊपर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा। जहाँ पे नेशनल फाइनेंस कमीशन तो बना हुआ है फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे, वो भी उस तरीके से इफेक्टिव नहीं है। लेकिन सूबों को जो फेडरल गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन है उसका 57.5% मिल जाता है। सूबे आगे फिर जिले हुकूमतों को ये पैसा ट्रांसफर उस तरीके से नहीं करे, खुद स्पेंड कर रही है। जो अथॉरिटी टू स्पेंड है ना, जो डिस्क्रिशन है, सारा जो प्रॉब्लम है ना इसके ऊपर है। और इसके साथ ही आपने वो खबर भी इस हफ्ते देख ली होगी कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ने उन्होंने भी अपनी तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। और इस सारी सूरत हाल में अगर कोई सफर कर रहा है तो वो सैलरीड क्लास है और उसको अब किस चीज पे उसको टरखाया जा रहा है कि आप जब गोशवारा जमा करवाने जाएंगे तो पिछले साल की तरह आपको ज्यादा मसला नहीं होगा और आपको टैक्स एडवाइजर के पास नहीं जाना पड़ेगा अपना गोशवारा जमा करवाने के लिए। तो अगर हुकूमत इस किस्म की शाह खर्चियां करनी है तनख्वाहदार तबके से मत लें, उस सेक्टर से लें जहां से आप नहीं ले पाते और जहां पे आपको पॉलिटिकल विल चाहिए। वो सेक्टर है आपका ताजरों का। ताजरों के ऊपर हुकूमत जो अभी भी बहुत रहमदिल है। अब ये शहबाज शरीफ साहब की मर्जी है कि वो किस हद तक तनख्वाहदार तबके को मजीद दबाना चाहते हैं या ताजरों की तरफ भी इनका ध्यान होगा। अभी तक की जो डेवलपमेंट है उसमें ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे यूके की नई एडवाइजरी की, क्या पाकिस्तान के लिए मुफीद होगी या नहीं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अगर आप देखें एक पैटर्न तो उसमें इजाफा हुआ है। 2014 में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए वो कंपेयर किए जा सकते हैं 2014 के बाद जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मुश्किल तरीन साल था इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। और अब उसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो भी सामने आना शुरू हो गई हैं। इस हफ्ते यूके की गवर्नमेंट ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है अपने शहरियों के लिए कि कहाँ कहाँ उन्हें एहतियात करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के उन इलाकों में ना जाएं। और जो लिस्ट है उसमें कोई पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उसका कुछ रेडियस खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, सिंध के कुछ इलाकों को भी आइडेंटिफाई किया गया, दैट इज़ अ सरप्राइज। फिर आज़ाद कश्मीर वगैरह है। अब एक तो पाकिस्तान में ओवरऑल हमने जब देखा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियाँ मिली, हालात बेहतर होना जब शुरू हुए तो ये तमाम जो कंट्रीज़ थी इन्होंने अपनी ट्रैवल एडवाइजरीज को रिवाइज़ किया था। पाकिस्तान में जो पहले इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस नहीं हो रहे थे वो हमने देखा वापस आए। इनफैक्ट अगले माह आपको पता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है।
तो ये जो यूके की एडवाइजरी है, इसका एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट तो होता है। डू यू थिंक कि ये इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है? क्या इम्प्लीकेशंस हैं इसकी? कामरान, ये मेरे लिए खुद हैरान कुन था जब मैंने ये एडवाइजरी देखी। बेसिकली एडवाइजरी इशू की है फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस ने, जो FCDO है उनका, जो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर भी उसके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं टैक्स के शोबे में और बाकी शोबे में। ये एडवाइस भी कर रही है ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। आपको याद होगा स्टीफन डर्कन जिन्होंने वो इकोनॉमिक प्लान बनाने की कोशिश की थी पाकिस्तान के लिए, वो भी FCDO के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे काम करते रहे हैं। ये एडवाइजरी की 2-3 इम्प्लीकेशन। और पहली बात, ये हो क्यों रहा है? अगर आपने एक पैटर्न नोट किया हो पिछले चंद दिनों से या चंद महीनों से, कि जब कोई बहुत बड़ा कोई वाकया होता है जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको किल करती हैं, जो टेररिस्ट होते हैं उनको एलिमिनेट करती हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैसेजेस होते हैं, प्रेस रिलीजेस जारी होती हैं। वो इन अ वे तो अच्छा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक मोरल को वो बुलंद करता है। दूसरा, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये होता है कि लोगों को ये फील होता है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए काम हो रहा है। बट इसकी एक नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड ये कि जब इस तरीके से ऑफिशियली इन चीज़ों को बताया जाता है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लेवल से, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लेवल से, तो वो फिर दुनिया इसको ऐसे देखती है कि इस मुल्क में काफ़ी मसले जो है ना वो सिक्योरिटी के बढ़ रहे हैं। और ये जो एडवाइजरी आई है इसको उसमें काफ़ी सीरियस लेना चाहिए। इसकी 2 इम्प्लीकेशन हो सकती हैं पॉसिबली। एक तो जब इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो जब पाकिस्तान को रिव्यू करेंगे, इकोनॉमिक चीज़ें भी देखती हैं, वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी को भी देखती हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसकी इम्प्लीकेशन हो सकती है। और दूसरा, आपको पता है कि जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो वर्ल्ड बैंक ने अभी अप्रूव किया है, और उसमें उनका जो रिस्क टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्रेमवर्क है, उसमें 2 चीज़ उन्होंने हाईलाइट की थी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की। और ये जो एडवाइजरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने इशू कर दी है, जिसमें चले पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की तो समझ आती है कि 10 मील के एरिया में जो यूके के सिटीजन है वो ना जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑलमोस्ट इंटायर खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस इन्होंने उसको डिक्लेयर नो गो एरिया कर दिया है, उसमें इन्होंने नाम दिए हैं। इनके पेशावर जैसे शहर को भी इसमें इस एडवाइजरी के अंदर शामिल किया हुआ है। अब फिर आपकी जो कराकरम हाईवे है, मानसेरा है, दासू है, चलास है, मर्दान, चतराल, इन एरियाज की भी एडवाइजरी है। बलोचिस्तान में सवाए साउथ बलोचिस्तान और ग्वादर के बाकी हर जगह की एडवाइजरी दी है। सिंध मेरे लिए एक हैरान कुन थी। सिंध में आपको पता है इस तरह के वाकया जो टेररिज्म के वो कम हो रहे हैं। सिंध के अंदर भी इन्होंने लिखा है कि सिर्फ एसेंशियल ट्रैवल करें टू ऑल एरियाज ऑफ सिंध प्रोविंस नॉर्थ ऑफ एंड इंक्लूडिंग द सिटी ऑफ नवाबशाह। तो काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इनकी एडवाइजरी आई है। आई होप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको टेकअप करेगी FCDO के साथ और यूके हाई कमीशन के साथ। इसकी क्या वजह बनी, क्यों इसका बैकग्राउंड क्या, क्यों इस तरह की एडवाइजरी इशू करनी पड़ी है? एग्जैक्टली और गिवन द फैक्ट कि जो पाकिस्तान में यूके की हाई कमिश्नर है, उनकी बड़ी आउटरीच है, बहुत ज़्यादा वो आप कह सकते हैं कि पब्लिक डिप्लोमेसी भी करती हैं। और क्योंकि यूके की तरफ से अगर ये एडवाइजरी जारी हुई है तो आपको पता है कि फिर बाकी जो ममालिक हैं वो भी फिर इन वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी के एक जो सिचुएशन है पाकिस्तान में मौजूद है, बट इस तरह की इतनी ब्रॉडर एडवाइजरी इशू करना, उससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। और सिक्योरिटी की अगर आप बात करें तो हालिया अगर 1-2 हफ्ते देखें तो लग ये भी रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाइयां हैं इन दहशतगर्दों के खिलाफ वो तेज भी की गई हैं, और कुछ ऐसे वाकयात जरूर हुए हैं कि जिससे लगता है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो कुछ बेहतर भी हुई है, कि जिसमें बड़े हार्ड कोर किस्म के जो दहशतगर्द हैं उनको भी एलिमिनेट किया गया है। सो लेट्स सी कि इसमें पाकिस्तान इस चैलेंज को ओवरकम कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि दोबारा वो माजी वाली सिचुएशन आए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।